हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें इस चैप्टर के बारे में जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत ही टफ चैप्टर है या फिर बहुत ही ट्रिकी चैप्टर है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको सही से रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेमोरी मतलब इसमें आपको फॉर्मूला ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रटना नहीं है। लॉजिकल चैप्टर है, ठीक है, लॉजिकल है तो बच्चों को टफ लगता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से मेरी सारी बातें सुनोगे, लेक्चर को सही से फॉलो करोगे, तो पूरा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। सारा क्वेश्चन ऑन योर ओन तुम कर पाओगे। इनफैक्ट जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट हो सकता है वो तो हम क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे वैसा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, और उसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। देखो दो वर्ड है ना। परम्यूटेशन ये अलग वर्ड है, इसका अलग मीनिंग है, और कॉम्बिनेशन इसका अलग मीनिंग है। ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में मीनिंग अलग अलग आता है, और दोनों का क्या मीनिंग है वो धीरे धीरे हम समझेंगे। अभी के लिए तुम बस इतना याद रखो कि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, है ना। यहां पे ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब किस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है ना, किस ऑर्डर में, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी है या फिर बी ए है, ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है, या फिर तुम बोल सकते हो कि ये दोनों अलग अलग परम्यूटेशन है। ये ठीक है। अच्छा, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन, है ना, सीधा सीधा। कॉम्बिनेशन का मतलब कलेक्शन, ग्रुप जो तुम बनाते हो कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। जैसे मान लो मेरे पास किसी को, फॉर एग्जांपल किसी को क्रिकेट टीम का सिलेक्शन करना है ना, क्रिकेट टीम का सिलेक्शन करना है, तो उसने 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया। अब वो 11 प्लेयर्स किस ऑर्डर में हमने उसको अरेंज किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टीम चेंज नहीं होगा। देखो बैटिंग ऑर्डर जो डिसाइड होगा वो परम्यूटेशन है, ध्यान से सुनना। बैटिंग ऑर्डर इज अ परम्यूटेशन, है ना। पहले सौरव गांगुली जी आएंगे, फिर सचिन तेंदुलकर आएंगे, फिर वीरेंद्र सहवाग आएंगे, या फिर पहले सहवाग आएंगे बाद में सचिन आएंगे। ये अलग अलग परम्यूटेशन है। लेकिन ओवरऑल जब हम 11 प्लेयर्स को एज अ टीम देखें तो वो क्या है? वो एक कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन कब चेंज होगा? जब उसमें से कोई एक प्लेयर जाएगा, दूसरे प्लेयर को हम इन करेंगे, तब जाके वो कॉम्बिनेशन चेंज होगा। लेकिन परम्यूटेशन किसी को भी ऊपर नीचे कर देने से चेंज हो जाएगा। तो तुम दिमाग खुद लगा के सोच सकते हो कि कोई भी गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में परम्यूटेशन ज़्यादा होगा या कॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। ऑफ कोर्स परम्यूटेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो फिक्स रहेगा जब तक वो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, है ना। 5 ऑब्जेक्ट है तो उसका कॉम्बिनेशन फिक्स है, ए बी सी डी ई। अब उसी में और भी बहुत सारा ऑर्डर आ सकता है, ए बी सी डी, डी सी बी ए, डी ए बी सी, है ना। तो ये सब परम्यूटेशन अलग अलग हो गया। तो आप दिमाग में, खोपड़ी में बस एक बात फिट करो अच्छे से। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, यहाँ पे ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। सीधी सी बात, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा चलो, समझ में आ गया। मेन है इस चैप्टर में हम करते क्या हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर में हम क्या सीखते हैं, क्या करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम नंबर ऑफ वेज टू काउंट ये सीखते हैं। किसी भी काम को करने का तरीका, कितना तरीका हो सकता है किसी भी काम को करने का, वो हम सीखते हैं मेनली इस चैप्टर में। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग अ वर्क, है ना, या फिर नंबर ऑफ वेज इन विच दिस वर्क कैन बी डन, इस टाइप से। तो चलो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। समझना ध्यान से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में अपने पास दो रूल है, एक है एडिशन रूल और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन रूल। तो पहले एडिशन रूल समझाता हूं, फिर मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे। देखो एडिशन रूल क्या होता है। एडिशन रूल हमें बताता है कि जब भी आपके पास किसी काम को कोई करने का ऑप्शन हो, ठीक है, कोई काम है मान लो, उसको करने का ऑप्शन हो आपके पास जब भी, तो नंबर ऑफ वेज हमेशा ऐड होगा। एडिशन रूल क्या बताता है, जब भी किसी काम को करने का आपके पास ऑप्शन हो तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा, ऐड होगा। तो जैसे मान लो मेरे पास एक वर्क है W, ये हमें करना है ना, और भी छोटे छोटे वर्क्स हैं मेरे पास, W1 W2 W3 डॉट डॉट Wn। अब W1 को करने का M1 तरीका है, W2 को करने का M2 तरीका है, W3 को करने का M3 तरीका है और Wn को करने का Mn तरीका है। इसको हम क्या बोलेंगे, कोई भी एक काम है W और ये छोटे छोटे काम है W1 W2 W3, ये कोई और काम है, ठीक है। अब ये काम का क्या मतलब है, क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा। तो ये सारे जो वर्क्स हैं W1 से लेकर Wn, इनको करने का नंबर ऑफ वेज मैंने लिखा, M1 M2 M3 से लेके Mn, ठीक है। अब यहां पे देखो सिचुएशन क्या है, इन सब में से W1 से Wn में से कोई भी तुम्हारा एक काम हो गया, कोई भी एक काम हो गया तो ये W कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब इन सब में से कोई भी मैंने एक काम कर लिया तो W काम हमारा हो जाएगा। मतलब यहां पे क्या है, ऑप्शन है। W को करने का मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है, W1 कर लो और या फिर W2 कर लो या फिर W3 कर लो या फिर Wn कर लो। तो या फिर का जो सेंस आ रहा है ना, या फिर यानी और, तो वहां पे एडिशन रूल लगेगा। सिंपल सा चीज है। तो मैंने क्या बोला यहां पे, इफ एनी ऑफ वर्क्स W1 W2 डॉट डॉट Wn is completed, then W will be completed. That is, we have option, है ना, that is we have option. Then number of ways, NOW का मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग W इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट डॉट Mn। आप समझ गए, है ना। छोटे छोटे काम्स हैं, छोटे छोटे काम्स नहीं, छोटे छोटे काम हैं। इन सब में से आपने किसी को भी कंप्लीट किया तो W आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर W को करने का क्या तरीका होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn। यानी कि एडिशन में क्या होगा, सेंस ऑफ और का सेंस आएगा, है ना, ऑप्शन होगा हमारे पास। इस चीज को याद रखो, ऑप्शन होगा हमारे पास। तो जब भी ऐसे ऑप्शन होगा तो नंबर ऑफ वेज को ऐड कर देंगे। ये तो कोई रिक्शा वाला भी बता सकता है, मतलब जिसने कभी भी मैथ्स नहीं पढ़ा हो वो भी बंदा बता सकता है कि जैसे मान लो मैं इस रूम में हूं, इस रूम का टोटल 4 गेट है ना, टोटल 4 गेट है। तो कोई बोलेगा मैं कितने तरीके से बाहर जा सकता हूं, ध्यान से समझना। इस रूम का टोटल 4 गेट्स हैं, कोई बोलेगा मैं कितने तरीके से बाहर जा सकता हूं। तो मेरा जो W है, मेरा जो मेन काम है वो है बाहर जाना। ये जो वर्क W है ये है बाहर जाना, ठीक है। अब जो 4 गेट्स हैं, अगर मैं इस गेट से जाता हूं तो उसका W1 नाम दे दिया, उस गेट से जाऊंगा तो W2 नाम दे दिया, इससे गया तो W3, इससे गया तो W4। तो ये सारे वर्क्स W1 W2 W3 W4 कितने तरीके से किए जा सकते हैं, एक तरीके से, है ना। तो वर्क W कितने तरीके से हो सकता है, 1 + 1 + 1 + 1, 4 तरीके से। क्यों, या तो इस गेट से चले जाओ, या तो इस गेट से चले जाओ, या तो इस गेट से चले जाओ, या तो इस गेट से चले जाओ। यानी कि सेंस ऑफ या तो या फिर सेंस ऑफ ऑप्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है।
तो तुमने क्या किया, सारे नंबर ऑफ वेज को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। और मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कोई भी एक सिटी है, सिटी नंबर ए, सिटी नंबर बी, है ना। अब सिटी ए से बी में टोटल मैंने 2 रास्ता रोड का है, एक रास्ता वाटर का है, वाटरवेज, एक रास्ता एयर का है। तो कितने तरीके से कोई बंदा सिटी ए से सिटी बी को जा सकता है? सिंपल सा चीज है, 4 तरीके से। या तो वो रोड 1 से चला जाए, या तो वो रोड 2 से चला जाए, या तो वो वाटरवे से चला जाए, या तो वो एयरवे से चला जाए। किस चीज का यहां पे सेंस क्रिएट हो रहा है? और का सेंस है ना। या तो R1 से चला जाए, और R2, और W1, और A1। जब भी सेंस ऑफ और क्रिएट होगा तो ऐड करेंगे। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, ये ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो सेंस ऑफ और हो गया। आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में एडिशन रूल हुआ। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या है? मल्टीप्लिकेशन। Okay, so our next rule is multiplication rule। ठीक है, यहां पे देखो क्या होगा, मैं तुम्हें बताता हूं। सेम सिचुएशन है, एक वर्क है W और मेरे पास छोटे छोटे वर्क्स हैं W1, W2 से लेके WN, N वर्क्स हैं मेरे पास, है ना। W1 को करने का M1 वेज है, इसको करने का M2 वेज है, और इसको करने का MN वेज है ना। तो अब पिछले केस में क्या था? पिछले केस में W1 से WN तक तुम कोई भी काम कर लो, W हो जाएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि अगर आपको W को कंप्लीट करना है तो ये सारे वर्क्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सारे वर्क्स, ऑल द वर्क्स आर हैव टू बी कंप्लीटेड, है ना। सारे वर्क्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाकर के W होगा, है ना। तो फिर क्या होगा? नंबर ऑफ वेज। उस केस में नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई होगा। चलो हम अभी लिख देते हैं इसको। वर्क W विल बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन all the works W1, W2 dot dot WN are completed. Then number of ways of doing W, ध्यान से सुनो, ये जो वर्क W है ये मेन वर्क है। ये तभी कंप्लीट होगा जब ये छोटा छोटा सारा काम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग W वो हो जाएगा M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू डॉट डॉट इंटू MN। मतलब सारे का नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे का नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे क्या ऑप्शन है? क्या यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पे कंडीशन है। यहां पे तुम्हारे साथ मजबूरी है ना। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, पता ही है तुम्हें। तो यहां पे हमारे साथ मजबूरी है कि भाई अगर W हमको करना है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को IIT में एडमिशन चाहिए, ठीक है, किसी को IIT में एडमिशन चाहिए, तो पहले 10th पास करना पड़ेगा, फिर 12th पास करना पड़ेगा, फिर IIT का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, तभी तो IIT मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा सो के उठेगा, एक दिन पापा से बोलेगा पापा आज थोड़ा IIT में पढ़ने का मन कर रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। पापा बोलेंगे हाँ हाँ चलो चलो, मेरा तो जान पहचान है, IIT का डायरेक्टर तो दोस्त है मेरा, ठीक है। तो वैसा नहीं है, वहां पे क्या है? कंडीशन है। कंडीशन मतलब यू विल हैव टू क्वालिफाई सर्टेन कंडीशंस, है ना, कि पहले आपको 10th करना है, बाद में आपको 12th करना है, बाद में JEE क्वालिफाई करना है, अच्छा रैंक लाना है, कॉलेज में जाना है। तो यहां पे भी वही चीज है, ये वर्क W तभी कंप्लीट होगा जब ये सारे वर्क्स कंप्लीट हो जाएं 1 by 1, ठीक है। तो W1 को M1 तरीके से, फिर W2 को M2 तरीके से, ऐसे करके करना पड़ेगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क W के करने का नंबर ऑफ वेज आएगा। तो यहां पे इस चीज को हम लिख देते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है सेंस ऑफ
एंड, है ना, एंड का सेंस आता है। एडिशन में सेंस ऑफ और होता है, मल्टीप्लिकेशन में सेंस ऑफ एंड आता है ना। और इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तभी करेंगे जब कंडीशन है आपके पास, ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही है, ठीक है। तो ये दो बहुत ही बेसिक रूल है, एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। तो आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग लगा है और ये आपको समझ में भी आया है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आगे भी समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट करो। ठीक है, चलो, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए, तो हम उसके बाद एक रूल छोटा सा और है। अच्छा चलो, मल्टीप्लिकेशन पे एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लो एक है सिटी ए, एक है सिटी बी और एक है सिटी एम। 3 सिटी है। ए से बी जाने का 4 तरीका है, बताए थे ना, रोड 1, रोड 2, वाटरवेज या फिर एयरवेज, है ना। और बी से सी जाने का 3 तरीका है, मान लो रोड 3, रोड 4 और एयर A1। चलो मान लिया कुछ भी है, एक तरीका एयर का है। तो किसी ने पूछा इन हाउ मेनी वेज वन कैन रीच सिटी M फ्रॉम सिटी A वाया सिटी B। सिंपल सा एकदम बेसिक सा फंडामेंटल सवाल मल्टीप्लिकेशन रूल का, कि भाई हमें सिटी M को जाना है, सिटी A से शुरुआत करके सिटी M को पहुंचना है ना। तो कितने तरीके से हम जा सकते हैं, बस ये कंडीशन दिया कि सिटी B के वाया, मतलब सिटी B के होते हुए जाना है। ऐसा नहीं कि सीधे A से उड़े और सीधे M पे लैंड किए, ऐसा नहीं। A से देखो ना, A से M का डायरेक्टली कोई रास्ता ही नहीं है, तो तुम जाओगे कैसे? तो A से पहले तुम B जाओगे, B से तुम M जाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, वर्क W जो है तुम्हारा क्या है, रीच M, ये मेन काम है W, रीच M, इस सिटी तक पहुंचना, ये मेन वर्क है आपका, ठीक है, W। अच्छा W1 तुम्हारा, तुमको W करने के लिए 2 वर्क्स करना पड़ेगा। एक तो W1 वो क्या है, सिटी A टू सिटी B, है ना। सिटी A से सिटी B तक जाने के काम को हमने W1 बोला, और W2 हम बोल रहे हैं सिटी B टू सिटी M, इसको हम W2 बोल रहे हैं। कहानी समझ रहे हो? तो A से B तक जाने के काम को W1, B से M तक जाने के काम को W2। अब बताओ W1 करने का कितना तरीका है? 4 तरीका है, 4 वेज। और W2 करने का कितना तरीका है? 3 वेज है। मेरी बात सुनना ध्यान से, क्यों है 4 और 3? क्योंकि देखो A से B तक जाने का 4 ऑप्शन अवेलेबल है, B से M तक जाने का 3 ऑप्शन अवेलेबल है। तो W1 कितने तरीके से हो सकता है? 4 तरीके से। W2 कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से। देन मल्टीप्लिकेशन रूल, मैंने बोला अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल, M रूल का मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल, W को करने का तरीका कितना होगा? 4 इंटू 3 यानी कि 12 वेज हो जाएगा, 12 वेज हो जाएगा। ध्यान से सुनना, W2 को, सॉरी, W को करने का कितना तरीका होगा? 12 तरीका, 12 वेज। क्यों? W1 4 तरीके से, W2 3 तरीके से। वो मैं तुम्हें काउंट करके भी दिखा सकता हूं। हो सकता है R1 ले, A से B में R1 और B से M में R3। R1 के साथ माने इसको R1 ही रखो और यहां तीनों ऑप्शन दो इसको, तो R1 R3, फिर R1 R4, फिर R1 A1, है ना। सिमिलरली हो सकता है R2 R3, R2 R4, R2 A1, या फिर हो सकता है W ले, तो W R3, W R4, W
A1 और लास्टली AR3 AR4 A1। कहानी समझ रहे हो? मतलब A से B जाने का एक जो तरीका है उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे 3 तरीका है। तो इसके करस्पॉन्डिंग 3 केस, इसके करस्पॉन्डिंग 3 केस, इसके करस्पॉन्डिंग 3 केस, इसके करस्पॉन्डिंग 3 केस। तो टोटल 3 + 3 + 3 + 3 12 वेज, इसीलिए 4 × 3 आ गया। आप समझ रहे हो बात? तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन रूल का एक बेसिक सा एग्जांपल हुआ। अब इसी में देखो, लेकिन एक चीज समझ लो, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना, वर्क्स शुड बी इंडिपेंडेंट, है ना, वर्क्स शुड बी इंडिपेंडेंट। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका ये मतलब है कि आप A से B आप चाहे जैसे भी जाओ, B से M आप कैसे जाओगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मतलब आप चाहे A से B रोड से जाओ या वाटर से जाओ या एयर से जाओ, उससे इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप B से M कैसे जा रहे हो। मतलब पहले वाले काम को करने का हम कोई भी तरीका लगाएं, उससे दूसरे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट अगर नहीं होगा, अगर नॉट इंडिपेंडेंट, इफ वर्क्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, देन मेक केसेस, है ना। इन दैट केस we cannot multiply directly। बात को समझो, अगर वर्क्स इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का यूज केवल तभी होता है जब वर्क्स इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो जैसे इसी क्वेश्चन में अभी पहले क्या था, A से M जाना है वाया B, उसका नंबर ऑफ वेज हुआ 12। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखो, इन हाउ मेनी वेज वन कैन रीच सिटी M फ्रॉम सिटी A वाया सिटी B, इसी में आगे ऐड कर दिया, विदाउट यूजिंग सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गया कि भैया आपको A से M अभी भी जाना है B के वाया, लेकिन अब सेम मोड का यूज नहीं करना है। मतलब कि अगर आप A से B के लिए रोड का इस्तेमाल करते हैं तो B से M में आप रोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अगर आप A से B के लिए एयर का इस्तेमाल करते हैं तो B से M के लिए एयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां पे क्लियरली इवेंट्स जो वर्क्स है दैट आर नॉट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट हो गया। मतलब हम A से B कैसे आए हैं, B से M कैसे जाएंगे उसको फर्क पड़ता है इस बात से, है ना, समझ रहे हो। अगर हम A से B रोड से आए हैं तो B से M रोड से नहीं जाएंगे। तो यहां पे वर्क्स क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अच्छा, वर्क्स अगर इंडिपेंडेंट है तो मैंने क्या लिखा है, इन दैट केस वी कैन नॉट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, मेक केसेस। आपको केसेस बनाना पड़ेगा। आप क्या केसेस बनाओगे, ध्यान से सुनो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या केसेस बनाओगे, केस नंबर 1 है ना, कि A से B में रोड इज यूज्ड, A से B में आपने रोड का इस्तेमाल किया, तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा, ध्यान दो। अगर A से B में आपने रोड का इस्तेमाल किया है तो 2 रोड अवेलेबल है, 2 × 2। ये A से B गए आप कितने तरीके से, 2 तरीके से। फिर B से C कितने तरीके से जाओगे, एक ही तरीके से। क्यों, क्योंकि 2 रोड है, लेकिन आप रोड से आए हो तो रोड का यूज नहीं करोगे। तो B से C के लिए एक ही ऑप्शन, B से C के लिए एक ऑप्शन, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि अब तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, आप रोड से गए, आप एयर से गए, रोड को तो भूल जाओ। तो ये वैसे भी देख लो ना, R1 A1 R2 A1, 2 तरीका आ रहा है, 2 × 1। अच्छा, केस 2 A से B में
आपने वाटर का यूज किया है, वाटर वे ए से बी में, तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा? देखो ए से बी में एक ही वाटर वे है, तो 1 ए से बी जाने का कितना तरीका? एक तरीका। और फिर बी से एम जाने का कितना तरीका? बी से सी लिख दिया मैंने, बी से एम है, बी से एम जाने का कितना तरीका? 3 तरीका। क्यों? क्योंकि वाटर का आपने यूज किया, तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो इसमें है ही नहीं, तो ये तीनों अवेलेबल है, तो बी से एम के लिए 3 तरीका, तो इसका आंसर 3 आ रहा है, इसका आंसर 2। एक केस आपका बचा, ए से बी में आपने यूज किया एयर का, है ना, तो उसका कितना तरीका होगा? ए से बी जाने का एक तरीका और बी से एम जाने का 2 तरीका। क्यों? क्योंकि ये जो एयर आपने यूज किया, तो बी से सी में आप एयर वे नहीं ले सकते, तो आप R3 R4 में से कोई एक लोगे, है ना, तो 2, तो इसका 2 तरीका। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? टोटल, है ना, नंबर ऑफ वेज वो होगा ये 2 + 3 + 2, यानी कि 7 आपका आंसर हो गया। तो आप देखो, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन टोटल नंबर ऑफ वेज 12 था, लेकिन जब हमने बोला विदाउट यूजिंग सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो आंसर हमारा कितना आ गया? 7 आ गया। तो ये एक बेसिक सा एप्लीकेशन था मल्टीप्लिकेशन रूल का। वैसे आपके सारे क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेशन रूल ही यूज होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, कुछ कुछ क्वेश्चंस में एडिशन रूल भी आएगा, ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लें अच्छे से। चलिए एक रूल और है छोटा सा जो हम देख लेते हैं, ये भी बार बार कई बार काम आएगा। बाइजेक्शन रूल इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बाइजेक्शन रूल, है ना। अब ये बाइजेक्शन रूल क्या होता है देखते हैं। तो इसमें मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखो, टोटल नहीं, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस अनफेवरेबल नंबर ऑफ वेज, ये हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन रूल बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। फेवरेबल जो हमें चाहिए, तो क्या करो, टोटल में से वो घटा दो जो तुम्हें नहीं चाहिए, है ना। तो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस अनफेवरेबल नंबर ऑफ वेज। ये कब यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड when it is easy to count unfavorable number of ways। जब कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि फेवरेबल से ज्यादा आसान होगा अनफेवरेबल को काउंट करना, फेवरेबल काउंट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उस केस में बाइजेक्शन का यूज करेंगे, टोटल माइनस अनफेवरेबल, ठीक है। तो इन सारे पे क्वेश्चन बहुत सारा होगा, बहुत सारा क्वेश्चन जनरेट होता है, तो हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग अच्छे से रूल को समझ लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।